बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 नवंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे। मुल्तान में पीडीएम का जलसा हुआ है। सारी क़यादत वहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने खिताबात किए हैं। मरियम सफदर हूँ या आसफ़ा ज़रदारी हूँ या मौलाना फजलुर रहमान हूँ, 5 बड़े झूठ बोले गए हैं जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे कि जो पीडीएम की क़यादत है वो अब कौम को किस तरफ लेकर जाना चाहती है। और जो पर्ची माफिया है, आज भी पर्चियां पढ़ पढ़ कर जो धमकियां लगाई जाती रहीं, और वो पर्चियां कौन लिखता है, वो पर्चियां कहां से आई हैं, वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पंजाब हुकूमत का मैं समझता हूं कि एक एहसन इक़दाम है जो पीडीएम को जलसा करने की इजाज़त दी गई है। मैंने रात बात की थी और अब भी मैं अपनी बात पे इसलिए कायम हूं कि जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि उमर शेख को ये अहकाम जारी कर दिए गए थे, लेकिन आज सुबह 8 बजे पंजाब हुकूमत को एक कॉल आई है और उस कॉल की बुनियाद पर मरियम नवाज़ को गिरफ़्तार करने का जो फ़ैसला है वो विड्रॉ किया गया है। अब इसका जवाब तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा दे सकती हैं। मेरी उनसे गुजारिश होगी कि कौम आपसे पूछना चाहती है कि किसकी कॉल आई थी और किसके कहने पर आपने जो गिरफ्तारियां थी वो आपने रुकवा दी, और आईजी पंजाब को ये कहना पड़ा है कि रुकावटें हटा दें और आप ये जलसा करें। अगर ये सारा कुछ करना था तो 2-3 दिन वहाँ जो ड्रामा लगा रहा, और जो उनको 1 दिन मीडिया कवरेज मिलनी थी अपोजिशन को, वो 4 दिन आप दिलवाते रहे हैं। तो इसके पीछे कौन था और कौन इमरान खान की पॉलिसीज़ को नुकसान पहुँचा रहा है, इसका तो अब इमरान खान की जिम्मेदारी है कि वो अपनी सफ़ों में छुपे हुए दुश्मन हैं उनको ढूंढना होगा। नहीं तो ऐसी नाकामियाँ जो है वो सियासत में बार बार नहीं होती। और आप एक फ़ैसला करें फिर उसके ऊपर डट जाएं, फ़ैसला करें उसके बाद आपको कॉल्स आ जाएं फिर आप वो फ़ैसला बदल दें, तो ये मामला जो हैं मैं नहीं समझता कि सियासत में ऐसा कुछ होना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज आसफ़ा ज़रदारी की जो एंट्री है और मरियम नवाज़ की, पहले तो थोड़ी सी हम जमहूरियत के ऊपर बात कर लेते हैं। आसफ़ा ज़रदारी रिप्रेजेंट कर रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और जो मरियम नवाज़ है वो रिप्रेजेंट कर रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। अब ये बात देखें कि वो दोनों जो हैं, एक नवाज शरीफ की बेटी है, एक आसफ़ ज़रदारी की बेटी है। इन दोनों जमातों में और कोई बच्चा ही नहीं है कि नवाज शरीफ की बेटी को आगे आना पड़ा है और आसफ़ ज़रदारी की बेटी को आना पड़ा है। बिलावल ज़रदारी को कोरोना था तो बिलावल ज़रदारी खुद नहीं आए, लेकिन उसकी जगह कोई और क़यादत थी ही नहीं। आज मुझे समझ नहीं आती एतजाज़ एहसन किधर था, आज रज़ा रबानी किधर था, आज लतीफ़ खोसा साहब किधर थे, आज जो है वो कमर ज़मान कायरा किधर था, यूसुफ रज़ा गिलानी किधर था। क्या इनमें कोई इस अहल नहीं था कि आज बिलावल ज़रदारी को कोई रिप्रेजेंट करना, उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए अगर उन्होंने अपनी एक छोटी बच्ची को भेजा है तो आप ये किस जमहूरी, मैं समझता हूँ आज का जो जलसा है ये जमहूरियत दुश्मन जलसा था। जो जमातें अपनी जमात के अंदर जमहूरियत नहीं ला सकती वो जमातें कभी भी पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं ला सकती। मरियम नवाज़ कौन सी जमहूरियत की खिदमत करने गई थी कि अपनी दादी की कुलखानी छोड़कर उनको मुल्तान के जलसे में जाना था क्या? और कोई लीडर नहीं था, ना शायद खाकान अब्बासी था, ना एहसन इकबाल था, ना ख्वाजा बिरादरान थे, ना राना सनाउल्लाह को वो लीड करने के काबिल था। तो अगर ये इस काबिल नहीं है तो आप कैसे इनको रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं अवाम के, और ये अवाम के नुमाइंदे बन के हमारी असम्बलियों में बैठते हैं और वहाँ कानून साजी करते हैं। जिनकी अपनी जमात में ये औकात है वो लोग कैसे इन सारी चीज़ों के हवाले से करते हैं और कैसे ये सारे मामलात को देखते हैं। मरियम नवाज़ ने तकरीर की है, आसफ़ा ज़रदारी जो है वो स्टेज पर खड़े होकर वहाँ अवाम में जो है उनको मास्क पहनने की तलकीन कर रही थी, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मरियम जो है वो सफदर को कह दें कि आप भी मास्क पहन लें। और मरियम सफदर ने अगर मास्क नहीं पहना और जो है वो कोरोना SOPs की जो है वो खिलाफ वर्जी भी की है और उसका मजाक भी उड़ाया है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर मुल्क दुश्मनी और कोई नहीं हो सकती कि आप ना सिर्फ आप खुद उसकी खिलाफ वर्जी करें बल्कि आप उसकी जो है आप उन चीज़ों का मजाक उड़ाएं। और जो आज तक कोरोना की वजह से जिन लोगों की डेथ हुई है, और जितने लोग हैं हर रोज़ हम सुनते हैं 20-25 आजकल तो 40-42 अल्लाह माफ़ करे जो है रेशो जा रहा है, तो उसके बाद भी मजाक उड़ाना ये उनका मजाक नहीं, ये उन लोगों का मजाक है जिनकी कोरोना जैसी वबा की वजह से डेथ हुई है। और ये जो वबाएँ हैं, हम जब इस्लामी तारीख़ को पढ़ते हैं और जो आका अलैहिस्सलाम का दौर मुबारक था, वबाएँ आती थीं और वबाओं से डरना चाहिए और
अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम उसका मजाक उड़ाएं और हम उसके सामने डट जाएं। ये एक मुसलमान की जो है वो एक मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देता। मरियम नवाज़ कहती हैं कि पहले तो वो सिलेक्टर्स को ये कहती हैं कि सिलेक्टर्स की चॉइस पर मुझे हंसी आती है कि कैसे नालायक बंदे को इन्होंने सिलेक्ट किया है। मैं तो समझता हूं कि वो इसलिए ठीक कह रही हैं कि सिलेक्टर्स ने जो है वो पहले नवाज शरीफ को भी सिलेक्ट किया था और आसिफ जरदारी भी सिलेक्ट होते रहे और 18वीं तरमीम भी सिलेक्ट होती रही, ये सारी चीज़ें भी होती रही हैं। तो अगर उसके ऊपर मरियम बीबी को जो है उस चॉइस के ऊपर तो वो बड़ा फ़ख्र करती हैं कि जो उस वक्त के सिलेक्टर्स थे उन्होंने तो कोई इतना बड़ा तीर मारा कि वो दुनिया में जो है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती और उसको जो है वो वाकई को बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए। जो पहले जनरल ज़ियाउल हक जैसे जो सिलेक्टर्स थे जिन्होंने नवाज शरीफ जैसे लोगों को सिलेक्ट किया था और शहबाज शरीफ इतनी बार वज़ीर आला रहे हैं पंजाब के, तो वो भी किसी सिलेक्शन का ही ज़रिया थे। और आज आपको उन सिलेक्टर्स की चॉइस के ऊपर हंसी आती है और आप ये कहती हैं। और आज आपने मरियम नवाज़ की एक बात देखी है कि नवाज शरीफ जैसे पर्ची देख देख कर पढ़ा करते थे और ख़िताब किया करते थे, आज मरियम नवाज़ इतनी बौखलाई हुई थी कि पूरा ख़िताब उन्होंने पर्ची देख कर जो है वो जैसे कोई डिबेटिंग कोई सोसाइटी हो और डिबेट का मुकाबला हो और वो जो अल्फाज बने होते हैं डिबेट करने वाले जो होते हैं उन्होंने ख़ास तरह की जो है वो काफ़िया रदीफ़ मिला के अपनी तकरीर लिखी होती है और रट्टा लगाया होता है। इस बेचारी से तो रट्टा भी नहीं लगा, वो देख देख के हर सेकंड बाद तो वो अपनी जो पर्चियों के ऊपर देख देख के धमकियां लगा रही थी, वो देख देख के इल्ज़ाम लगा रही थी, वो देख देख के जो है वो सिलेक्टर्स के ऊपर बातें कर रही थी। अब ये लिखी हुई कहाँ से आई हैं? कौन इस तहरीर को लिखने वाला है? कौन इसका मुजब है? कौन इसके पीछे बैठा है? क्या वो इंटरनेशनल कोई जो है वो एजेंडा है? क्या वो लंदन में बैठकर ये तकरीर लिखी गई है और इनको बाकायदा जो है वो भेजी गई है और इन्होंने उसके प्रिंट लेकर सिर्फ उसको पढ़ा है और ये किसी और का एजेंडा था और किसी और के एजेंडे पर ये काम कर रहे थे? ये सारी चीज़ें और 11 जमातें हैं, 11 जमातें मिलकर जब ये हालत है कि वो जो है वो मुल्तान में, आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि मौलाना फजल रहमान के एक बेटे हैं, उनका जो है वो नाजिम है जो मुल्तान में बड़ा मदरसा है। मौलाना फजल रहमान का पूरे पाकिस्तान में अगर आप कहें कि सबसे बड़ा जो मदरसा है वो मुल्तान में है और जहाँ पर हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं और वो मौलाना के स्टूडेंट्स थे। और आपको पता है अभी तक मदरसे के जो स्टूडेंट्स हैं वो कोरोना SOPs की बुनियाद पर उन्होंने अभी मदरसे बंद नहीं किए। जब मौलाना फजल रहमान अपने मदरसे से और फिर आसपास जो जनूबी पंजाब के मदरसे हैं वहाँ से उन्होंने स्टूडेंट्स बुलवाए हैं और उसके बावजूद राना सनाउल्लाह पिछले 2 दिन से वहाँ पर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अपने आप को गढ़ समझती है मुल्तान का, वो वहाँ पर हैं और हालात ये हैं कि वो सारे के सारे जो लोग हैं वो इंतहाई बुरी तरह नाकाम हुए हैं। और ये जो 3 दिन उनको कवरेज मिलती रही है या आज उनकी कुछ इज्जत बची है तो वो बुज़दार सरकार की मेहरबानी है और उनकी नलायकियाँ हैं कि उनकी नलायकियों की बुनियाद पर इस मामले को ख़राब किया जाता रहा, फैसले किए जाते रहे, उनके ऊपर अमल दरामद ना किया और ये ड्रामा चलते चलते अब इसका जो खुमियाजा है वो मुल्तान के लोग भुगतेंगे कि मरियम नवाज़ ने वहाँ पर जो है वो जो मास्क है वो ना पहनकर उनको ये सबक दिया है कि कोरोना कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और आज पूरी दुनिया जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो देख रही होंगी कि पाकिस्तानी जो क़यादत है, नाम नहाद हमारी सियासी क़यादत, वो कितनी इम्मेच्योर है कि ऐसे मौके के ऊपर वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ये कहते हैं कि ना इन्होंने पहले कश्मीर के साथ जो कुछ किया ये कश्मीर फरोश हैं, अब ये फ़लस्तीन को बेचना चाहते हैं। अब मौलाना को तो कम से कम ये बात करते हुए शर्म आनी चाहिए कि 10 साल आप कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, आपने जो है 38 करोड़ रुपए खाया है, सॉरी 48 करोड़ रुपए आपने खाया है और उसमें सिर्फ आपने 24 प्रेस रिलीज जारी की हैं अपने 10 साल में जो आपका टेन्योर था। और आज आप कश्मीर फरोशी की बातें करते हैं। कश्मीर को तो आप लोग बेचने वाले हैं कि जब इमरान खान कश्मीर का एजेंडा पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहा था उन दिनों में आपने धरना देकर पूरे मीडिया को और मीडिया के जरिए मिलकर आपने जो लिफाफा मीडिया था और हामिद मीर आपके साथ आपके जो
ख़ास फौज थी, उनका लिबास पहनकर वहाँ घूमते फिरते रहते थे। और वो एजेंडा किसका था? वो मोदी का था कि कश्मीर काज को नुकसान पहुँचाया जाए। पहले 10 साल कश्मीर कमेटी के में बैठकर, और फिर उसके बाद आपने जो ये मामला किया है, जो उस वक्त जब अरूज पर थी ये जो कश्मीर का जो मामला है, तब आपने ये सारा कुछ किया है। तो ऐसे में आपको सोचना होगा कि कश्मीर को नुकसान किसने पहुंचाया है, पाकिस्तान को नुकसान किसने पहुंचाया है। मैं समझता हूं चाहे ये कहें कि ये हफ्ता इतवार एहतजाज करेंगे, ये 13 दिसंबर को लाहौर में बड़ा जलसा करेंगे, कुछ भी हो जाए, अवाम ने ये देख लिया है कि इनका जो एजेंडा है, ना इनके एजेंडे में कोई अवाम का कोई जो है वो एजेंडा है, ना ये अवाम के लिए कुछ कर रहे हैं। ये अबू बचाओ मुहिम पर बच्चे निकले हुए थे और मौलाना अपने पैसे के लिए वहाँ पर सारे मामलात को देख रहे थे। बुरी तरह नाकामी हुई है, लेकिन उस्मान बुज़दार की हुकूमत भी बुरी तरह फ्लॉप हुई है और उन्होंने जो ड्रामा लगाए रखा है वो सिवाय जो है वो इस हुकूमत का और इमरान खान की बदनामी के सिवा कुछ भी नहीं था। और हम उसकी भी मजम्मत करते हैं, जो कोरोना फैलाने वाले हम उनकी भी मजम्मत करते हैं, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक मुल्तान के रिहायशियों को और पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को महफूज रखे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।